भी सीयूटी फिजिक्स का एग्जाम अभी बाकी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो बनाए हो। इस वीडियो में मैंने 2026 के लेटेस्ट सीयूटी फिजिक्स में पूछे गए क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिक्स कंपाइलेशन लेकर आया हूं। के लिए मैंने तैयार किया एक ऐसी पीडीएफ जिसमें फिजिक्स के पिछले 4 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट 2026 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन एक साथ आपको टॉप सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। इस पीडीएफ को तैयार करने में काफी मेहनत और काफी समय लगा है, तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही 5 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट होता है वैसे ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए, इस पीडीएफ को तैयार करने में बहुत अधिक मेहनत लगी है और इस मेहनत का कारण आपके द्वारा दिया गया मोटिवेशन है। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को और अधिक मोटिवेशन मिलता है और मैं क्वेश्चन भी डबल लेना स्टार्ट कर दिया है। केवल और केवल एक स्टूडेंट के एग्जाम होने से नहीं, हर एक विद्यार्थी के जब तक एग्जाम होगा तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। बस आप हर विद्यार्थी अपने ग्रुप्स में शेयर करके, अपने दोस्तों में शेयर करके और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब सपोर्ट करोगे तब हम 1K सब्सक्राइबर तक जल्द पहुंच जाएंगे। आपके सपोर्ट की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल है। देखिए, इनमें हर टाइप्स के क्वेश्चन लिए मैंने, छोटे क्वेश्चन भी लिए हैं, बड़े क्वेश्चन भी लिए हैं, इजी क्वेश्चन भी लिए हैं और टफ क्वेश्चन भी लिए हैं। केवल आपको खुश करने के लिए आसान क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। सब प्रकार के, सब टाइप्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है आपके, जो शिफ्ट में पूछे गए हैं पहले की शिफ्ट में, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर इन तक वीडियो को देखिए। जो बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो फ्री में मिलने वाले इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और ट्रिक्स को मिस कर देंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा कर रहा है जैसा कि विकल्पों में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होगा? तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कौन से विकल्प में दे रखा है? तो देखिए, हमने शर्त पढ़ रखी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश है वो सघन से विरल में आना चाहिए। सघन से विरल में, सघन से विरल में फर्स्ट शर्त यही होती है। अब देखिए, वायु और जल में बात करें तो विरल कौन सा है? विरल है वायु। विरल में क्या होता है? विरल में कण दूर दूर होते हैं, सघन में कण पास पास होते हैं। जल क्या है? सघन। अब सघन से विरल में आना चाहिए, यानी जल से वायु में जाना चाहिए था, लेकिन इसने कहा है वायु से जल में जाता है, ये तो गलत हो गया। बी को देखते हैं, वायु से कांच में, तो ये फिर से विरल में से सघन में जा रहा है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सघन से विरल में जाना चाहिए था। 2 नंबर भी गलत हो गया। तीसरे को देखते हैं, जल से कांच में, तो जल क्या है? जल हो गया, देखो, जल और कांच की तुलना करें तो जल हो जाता है विरल, जल हो जाता है विरल और कांच हो जाता है सघन। इन दोनों की तुलना करने पर जल क्या है? विरल और कांच क्या है? सघन। तो विरल से सघन में जा रही है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि सघन से विरल में जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन में देखते हैं कि कांच से जल, कांच से जल। कांच क्या है? यहां सघन है। जल क्या है? विरल है। ध्यान रखना, विरल है, इसमें क्या है? कण दूर दूर होते हैं, सघन में कण पास पास होते हैं। तो कांच से जल सघन से विरल में जा रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार प्रीवियस से रिपीट हो रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो आप। हर एक विद्यार्थी को सुविधा के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिया है। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम एज गिवन इन द ऑप्शंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी पॉसिबल? तो कौन से में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? ग्लास टू वाटर, ग्लास टू वाटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, लास्ट 4 ईयर में पूछे गए हैं। लास्ट में कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में भी पूछे गए हैं। देखिए, इसका टॉप सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल तब होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम यानी कि डेंस मीडियम से विरल माध्यम रेयर मीडियम में प्रवेश करती है। दिए गए विकल्पों में
कांच यानी क्या था, सघन माध्यम, अपवर्तनांक से भी देख सकते हो, उसका अपवर्तनांक 1.5 और जल का 1.33। इसका मतलब कांच हो गया सघन माध्यम, जल हो गया विरल माध्यम। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कांच से जल में, सघन से विरल में जा रहा है। क्लियर है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन अच्छी तरीके से समझ में आया ना। अब देखिए कई बार ऐसा भी पूछ लेता है, हीरे के चमकने का और प्रकाशिक तंतु ये किस पर आधारित होते हैं, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल नहीं डरना है, एकदम बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए फिर हम इसका टॉप सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसी परिपथों में जो संबंध होता है वह z बराबर EV बटा I, जहां ए में पूछा है श्रेणी में R और L वाले ऐसी परिपथ के मामले में z का मान, z होती है प्रतिबाधा, तो z इज इक्वल टू RL परिपथ में क्या होता है, z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होता है। वहीं RC होता है तो क्या होता है, जब संधारित्र जुड़ रखा है तो प्रतिबाधा z इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाता है। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। इसी प्रकार श्रेणी में L और C वाले ऐसी परिपथ के मामले में Z क्या हो जाता है, XL माइनस XC, और LCR परिपथ के लिए Z क्या होता है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है LCR परिपथ में। तो एक बिल्कुल करेक्ट था, बी भी करेक्ट था, सी भी करेक्ट है, और डी में पूछा गया था LCR वाले में Z क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी और डी सभी करेक्ट है। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन डी में दे रखा था ए बी और सी डी। क्लियर है? अब देखिए इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। आपको प्रतिबाधा Z दे रखी थी और ऑप्शन कथन में से पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो सभी कथन बिल्कुल करेक्ट थे। अब आपको ध्यान रखना है, यहां पर मैं एक दो फॉर्मूले और बता रहा हूं। प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर होता है L ओमेगा। ध्यान रखना, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, ये भी ध्यान में रखना है। इसी प्रकार संधारित्र जुड़ा हो तो XC बराबर 1/C ओमेगा, जहां ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो ये भी ध्यान में रखना है फॉर्मूला संधारित्र के लिए, XC और XL का मान। XL होता है प्रेरकीय प्रतिघात, XC होता है धारितीय प्रतिघात। क्लियर हुआ? इसमें चारों के चारों ही करेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए टॉप सॉल्यूशन जो PDF से पढ़ेंगे वापस एक बार वीडियो को देखने के पश्चात उनको हेल्प हो जाएगी। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं जब तक हर विद्यार्थी का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं आपका पूरा साथ दूंगा, लेकिन आप अपने भाई का पूरा सपोर्ट करोगे एक सब्सक्राइब करने में, क्योंकि यदि आपने सपोर्ट किया ना तो मैं कहता हूं जल्द ही हम 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। आप यदि पूरा सपोर्ट, सब कुछ आपके कारण ही पॉसिबल है। आप यदि सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे को टॉप मोटिवेशन मिलता है और मैं टॉप लेवल की क्लास, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन और जबरदस्त प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन का कंपाइलेशन ला पाता हूं। देखिए इसमें हमें पहले Z इज इक्वल टू XL, प्रेरकीय में RL जुड़ा हो तो अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, RC परिपथ में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आपको C श्रेणी LC परिपथ के लिए हो जाता है XL माइनस XC, और LCR परिपथ के लिए क्या हो जाता है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो A B C और D सभी सही है। क्लियर हुआ? चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन केवल और केवल डाटा एक्सचेंज होते कर और आते रहते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल मैं जैसे जैसे प्रीवियस ईयर के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस आपको करवा रहा हूं अच्छी तरीके से कवर कर लोगे। रेडियो तरंगे आती है, रेडियो तरंगों के बाद में क्या आती है, माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगों के बाद में इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगों के बाद में लाइट वेव्स यानी कि प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगों के बाद में क्या होता है, यूवी रेज, यूवी रेज के बाद में क्या होता है, यूवी रेज के बाद में आ जाती है आपकी एक्स किरणें, एक्स किरणों के बाद में क्या आती है, एक्स किरणों के बाद में आ जाती है गामा किरणें। ये क्या है, तो ये है तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम, तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम।
लेमडा सबसे अधिक होता है रेडियो तरंग का, उससे कम होता है सूक्ष्म तरंग का, उससे कम होता है अवरक्त तरंग का। ये तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है। अब तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य इसका था रेडियो तरंग का, और उसके बाद में सूक्ष्म तरंगों का, उसके बाद में अवरक्त तरंगों का, यानी कि ये तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है। अब सी बराबर क्या होता है, न्यू लेमडा, यानी कि तरंग दैर्ध्य का उल्टा हो जाती है आवर्ती। तो ये आवर्ती का क्या हो गया, ये आवर्ती का हो गया बढ़ता क्रम। आवर्ती का क्या हो गया, बढ़ता क्रम, यानी कि रेडियो तरंग की आवर्ती क्या है, सबसे कम, उससे अधिक किसकी है, सूक्ष्म तरंगों की, उससे अधिक अवरक्त की, फिर प्रकाश की, यूवी की, एक्सरे की, गामा किरणों की। इस प्रकार आवर्ती का क्या हो गया, ये बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे कम आवर्ती रेडियो तरंग की है। इसमें से देखिए रेडियो तरंगे दे रखी है, क्या हमें दे रखी है रेडियो तरंगे। अब सबसे कम आवर्ती क्या है, तो सबसे कम आवर्ती देखो 10 की पावर 5, तो ये इससे मैच हो जाएगा। 10 की पावर 5 ही लगा रखा है, 10 की पावर 5 से 9, क्लियर है। उसके बाद में क्या आता है, सूक्ष्म तरंगे। तो सूक्ष्म तरंगों की आवर्ती देखो 5 से 9 आगे, इसका मतलब 9 से आगे देख लो, सूक्ष्म तरंगों की आवर्ती हो जाएगी 9 से 11। उसके बाद में अवरक्त और प्रकाश तरंगे दे नहीं रखी है। उसके बाद में आपको दिए डायरेक्ट अक्ष किरणें, तो अक्ष किरणों की आवर्ती कहां से हो जाएगी, इनसे अधिक हो जाएगी। इनसे अधिक का मतलब सबसे अधिक तो नहीं होगी, लेकिन सूक्ष्म तरंगों से अधिक आवर्ती हो जाएगी। कौन सी है, तो 16 से 21, 16 से 21, यानी कि अक्ष किरणों की आवर्ती हो जाएगी 16 से 21। और उसके बाद में बची हुई कौन सा हो गया, गामा किरणों की आवर्ती कितनी हो जाएगी, गामा किरणों की आवर्ती सबसे अधिक होती है, 10 की पावर 18 से 5 × 10 की पावर 22 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हमने केवल और केवल इतना में क्रम पता था कि इस प्रकार ये तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम था और ये आवर्ती का बढ़ता क्रम था। संख्या को देखकर देख लिया कि सबसे छोटी संख्या 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब है सबसे छोटी यही है। तो सबसे कम आवर्ती किसकी है, रेडियो तरंग की। ध्यान रखना आवर्ती सबसे कम है लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा मेरा प्यारा भाई, कोई भी स्टूडेंट्स परेशान नहीं होगा। ये रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिक था, फिर ये तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम था, धीरे धीरे घटता जाएगा। अब गामा किरणें हैं, इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग दैर्ध्य तो सबसे कम है, लेमडा मिनिमम है, लेकिन इसकी आवर्ती क्या है, आवर्ती मैक्सिमम है। तो देखिए गामा तरंगों की आवर्ती अधिकतम है ना, देखो 10 की पावर 18 से 10 की पावर 22 है, तब ये मैच हुआ है। कहने का मतलब ए में तो हो जाएगा फर्स्ट वाला, बी में हो जाएगा सेकंड वाला, अरे वाह ये तो डायरेक्ट है। सी वाला है उसका हो जाएगा फोर्थ, और डी वाले का हो जाएगा थर्ड। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। पहला और दूसरा सेम मैच किया है और सी वाले का फोर्थ हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में दे रखा है वही हम करेक्ट कर देंगे। देखिए ये दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए गामा किरणों की आवर्ती, उसके बाद एक्स किरणों की आवर्ती, ये देखिए पहले का ए से मैच हो गया, बी का बी से मैच हो गया, सी का फोर्थ से मैच हुआ था और डी का थर्ड से मैच हुआ। बिल्कुल सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन टाइप नहीं हुआ है तो यहाँ पर सी ऑप्शन मैंने आपको टाइप कर दिया है। क्लियर हुआ। कैसा लगा ये क्वेश्चन, यदि बेहतरीन क्वेश्चन टॉप सॉल्यूशन लगे ना, एक सब्सक्राइबर जरूर करके जाना। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप से टॉप क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए मैंने। देखिए निर्वात में गतिमान एक विद्युत चुंबकीय तरंग ई का समीकरण दे रखा है और बी का समीकरण दे रखा है, तो आपको पूछा है सही संबंध कौन सा है। तो देखिए ई नोड बट्टा बी नोड बराबर क्या होता है, सी होता है। ई नोड बट्टा बी नोड बराबर क्या होता है, सी। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, ई नोड बट्टा बी नोड बराबर सी होता है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में ही रखना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ये संबंध पूछ लेता है। किस प्रकार पूछ लेता है, इस प्रकार पूछ लेता है। ई नोड का मान आपको दे रखा होता है, सी का मान हमें पता होता है, प्रकाश का वेग 3 × 10 की पावर 8। बी नोड का मान पूछता है, तो बी नोड के लिए ई नोड में सी का भाग लगाना होता है। अब देखिए हमें तो संबंध पूछा है, लेकिन सी बराबर क्या होता है, तो सी बराबर होता है ओमेगा बट्टा के। सी बराबर क्या होता है, ओमेगा बट्टा के। तो आप सी के स्थान पर मान भी रख सकते हो, क्या रख सकते हो, ओमेगा बट्टा के, ओमेगा बट्टा के। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखें
इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई नोड के हो जाएगा और ओमेगा बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है ई नोड के और बी नोड ओमेगा, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है और ये इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। ई नोड बटा बी नोड बराबर क्या होता है? ई नोड बटा बी नोड होता है सी के बराबर। ई नोड क्या है? ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के शिखर मान ई नोड और चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान को बी नोड से लिखते हैं। इसका अनुपात किसके बराबर होता है? सी के बराबर होता है। सी बराबर होता है ओमेगा बटा के। ध्यान रखना, कोणीय आवर्ती ओमेगा है, के संचरण नियतांक है। अब सी के बराबर होता है, इन दोनों की तुलना करते हो तो आपको ये प्राप्त होता है के ई नोड बराबर बी ओमेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। आप जब सब्सक्राइब करते हो तभी मेरे को टॉप क्वेश्चन लेने में मोटिवेशन मिलता है। तो आपके भाई को मोटिवेशन देने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आपने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना तो हम जल्द ही 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। आपके सपोर्ट के बिना तो इम्पॉसिबल है और आप सपोर्ट करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को अधिक धारा के कारण होने वाले संभावित क्षति से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इसकी कुंडली में जोड़ा जाना चाहिए? कहने का मतलब है गैल्वेनोमीटर को अधिक धारा, अरे गैल्वेनोमीटर अधिक धारा को सहन नहीं कर पाता है, ये तो केवल और केवल धारा की उपस्थिति को बताता है। तो अधिक धारा के कारण होने वाली जो संभावित क्षति है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? उसे बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में एक संट प्रतिरोध, संट प्रतिरोध का मतलब है अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं जोड़ते, इसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जिस भी ऑप्शन में समांतर क्रम में संट प्रतिरोध यानी कि अल्प प्रतिरोध जोड़ होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए पार्श्व क्रम में उच्च प्रतिरोध, अरे उच्च प्रतिरोध नहीं होगा, पार्श्व क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ रखा होगा। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन का हल करवाना मेरा कर्तव्य है। तो सुनिए 2-3 क्वेश्चन। सबसे पहले आदर्श एमीटर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना हो? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना हो, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना हो तो इसके पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है जब भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना हो। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, यानी कि हमें प्रतिरोध कम करना है तो इसके समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसी प्रकार यदि गैल्वेनोमीटर को आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर है उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो ये सभी पॉइंट हर एक विद्यार्थी ध्यान रखेगा। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। समझ में आ गया ना? एक कंसेप्ट और बता देता हूं, व्हाइटस्टोन सेतु का आ जाए ना, इस प्रकार प्रतिरोध जोड़ रखे होते हैं इस प्रकार, ठीक है ना? देखो रिवाइज तो करवाएंगे तभी क्लियर होगा। पी, क्यू, आर और एस अलग अलग प्रतिरोध जोड़ रखे हैं और यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ रखा है। अब व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था होती है P बटा Q बराबर R बटा S। जब इनका रेशियो बराबर होता है तो ये प्रतिरोध कैंसिल हो जाता है, फिर इन दोनों को श्रेणी में, इन दोनों को श्रेणी में, फिर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। क्लियर हुआ? तो पूछ लेता है कई बार व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में क्या होता है? तो संतुलन की अवस्था में P बटा Q बराबर R बटा S होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है और ये इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है कि गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है? धारामापी एक बहुत ही संवेदनशील उपकरण होता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर इसकी कुंडली जल सकती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है जिसे क्या कहते हैं? संट कहते हैं। ऐसा करने से मुख्य धारा का अधिकांश भाग इस कम प्रतिरोध वाली संट तार से
होकर गुजर जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से। देखिए बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लेकिन मेरे शेर क्वेश्चन को देखते ही फोड़ देंगे यदि शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे कमेंट लगते हैं तो मेरे को मजा ही आ जाता है। शानदार एक एक विद्यार्थी का एक एक कमेंट का वेट करता हूं मैं कि सच में विद्यार्थी जब पढ़ने वाले मिल जाए ना तो कितने 24 घंटे मेहनत करो चाहे, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं 24 घंटे मेहनत कर सकता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक दंड चुंबक की निग्राहिता कितनी है? 140 एम्पियर प्रति मीटर। इसे विचुंबकित करने के लिए इसे 1.6 मीटर लंबाई और 112 फेरों के एक परिनलिका के अंदर रखा जाता है। परिनलिका से प्रवाहित होने वाला धारा क्या है? देखिए परिनलिका से प्रवाहित होने वाली धारा आपसे पूछी है। 1.6 फेरों की संख्या कितनी है? 112। धारा इंटू में आई, इंटू आई। क्लियर हुआ? यहां से पॉइंट हटाओ तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर लग जाएगा 0। अब देखिए इससे कैंसिल करो, कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा 16 112 यानी 7 बार और 1 0 यानी 70। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2 बार। धारा का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। फोड़ दिया ना क्वेश्चन। यदि मेरे साथ रहोगे तो इसी प्रकार सोल्व कर दोगे क्वेश्चन को। धारा का मान 2 एम्पियर जिस भी ऑप्शन में दे रखा है टिक लगा देंगे। ए में नहीं था, बी में नहीं था, तो फिर कहा गया भाई सी ऑप्शन में मिल गया है 2 एम्पियर। क्लियर हुआ? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना था और फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी। ये आपको इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है और यहां पर मिल गया आपको टॉप सॉल्यूशन। किसी चुंबक को पूरी तरह विचुंबकित करने के लिए आवश्यक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H उसकी निग्राहिता के बराबर होनी चाहिए। तो H बराबर 140 एम्पियर प्रति मीटर। परिनलिका यानी कि सोलेनोइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है H = स्मॉल n I। n बराबर क्या होता है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। n बराबर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इसमें हमने डायरेक्ट मान रख दिया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। n के स्थान पर 112 रख दिया, लंबाई 1.6 दे रखी थी और h का मान 140 था, I का मान आ गया 2 एम्पियर। क्लियर हुआ? कैसा लगा ये क्वेश्चन? यदि बेहतरीन क्वेश्चन लगे, टॉप सॉल्यूशन लगे ना, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना मोटिवेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का डबल क्वेश्चन टॉप सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना क्योंकि आपके कारण ही सब कुछ पॉसिबल है। यदि आप सब्सक्राइब करोगे, आप पूरा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, प्यारे प्यारे कमेंट करोगे, तभी मेरे को मजा आ जाता है, मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। सच में मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाए ना पढ़ाने को तो कितने भी वीडियोस प्रोवाइड करो, अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकता हूं मैं। बस थोड़े से रिसोर्स की कमी है, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं। देखिए एक पतले चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है। चालक पर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का मान होगा। देखिए जब भी चालक तार में धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसके चारों ओर सेकेंडरी वर्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उस वायर के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो वो हो जाता है 0। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है। लिखवाते हो ना मैं पॉइंट कि चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर सेकेंडरी वर्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस वायर के ऊपर की बात करें, वायर के ऊपर की बात करें तो वहां पर उस वायर पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। अब इसे बायो सावर्ट के नियम से भी आप याद कर सकते हो। dB = क्या होता है? μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा। आइडियल साइन थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है बटा r²। साइन 0 का मान 0 हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। ध्यान रखना वायर के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, बाकी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र आया तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो बताना ही पड़ेगा आपको। क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। क्लियर है? ध्यान में रखना आपको। इसका 0 हो जाएगा आंसर। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर आपको नीचे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। बायो सावर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही तत्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है? μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा r²। थीटा कितना होगा? थीटा 0 डिग्री होगा, छोटा सा भाग,
लिया है, थीटा 0 डिग्री है, तो बी का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। वैसे भी मैंने आपको बता दिया है, जब भी वायर में धारा प्रवाहित होगी तो इस वायर के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ही शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन का कलेक्शन पसंद आ रहा है और मजा आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर चेप देना, और पीडीएफ के लिए परेशान मत होना। मैं इसको जैसे ये वीडियो कंप्लीट करते ही तुरंत वीडियो के साथ ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल है धर्माराम फिजिक्स, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर तुरंत वीडियो की पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन है वो नोट नहीं करना पड़े और बार बार वीडियो भी नहीं देखना पड़े। एक बार वीडियो देखा और पीडीएफ पढ़ी, काम क्लियर। वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र का स्रोत है परंतु चुंबकीय क्षेत्र का नहीं। आपको बताना है कि वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र का स्रोत है परंतु चुंबकीय क्षेत्र का नहीं। तो देखिए, केवल और केवल लैंग्वेज ही तो थोड़ी ऊपर नीचे करता है, लेकिन मैं जब तक आपके साथ हूं तो आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। देखिए, आवेश की बात की जा रही है जो विद्युत क्षेत्र का स्रोत है, यानी विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता है परंतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। मैंने 3 पॉइंट बताता हूं ऐसे क्वेश्चन में। स्थिर आवेश, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। नियत वेग से गतिशील आवेश, नियत वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो गतिशील आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, प्लस में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। केवल 2 से ही काम नहीं चलेगा, तीसरा याद रखना है। त्वरित आवेश, त्वरित आवेश, त्वरित आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। क्लियर हुआ। तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऐसा सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। देखिए, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, नियत वेग से गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। यहां का है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है बेटा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब वो आवेश कैसा है, स्थिर आवेश है। ए में दिया है सरल रेखा में गतिमान एक आवेश, अरे गतिमान का तो सवाल ही नहीं है, स्थिर आवेश होगा तभी केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। शून्य चाल वाला अंतरिक्ष में स्थिर आवेश, ये लो पकड़ा गया ऑप्शन बी। शून्य चाल वाला यानी स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र। यदि गतिशील आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, त्वरित आवेश होता तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तीनों उत्पन्न करता। कैसा लग रहा है ये मेरा क्वेश्चन, जोश जुनून जज्बे के साथ पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन की छानबीन करेंगे, एक एक क्वेश्चन की नोज पकड़ेंगे, बस आप पूरा सपोर्ट करते रहना। द चार्ज विच इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट मैग्नेटिक फील्ड्स इज क्या हो जाएगा, ए चार्ज स्टैटिक इन स्पेस हैविंग जीरो स्पीड, यानी स्थिर आवेश केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। क्लियर हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। स्थिर आवेश यानी विराम आवेश, जब आवेश स्थिर है, वेग 0 है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश, आवेश एक समान वेग से गति करता है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों उत्पन्न करता है। क्लियर हुआ, समझ में आया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है केवल और केवल आपके मोटिवेशन के कारण। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे को मोटिवेट करते हो। क्वेश्चन नंबर 9, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। यदि मैं सब्सक्राइबर का बार बार कहता हूं, परेशान तो नहीं हो रहा है ना कोई भी विद्यार्थी? यदि परेशान हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, जैसा आप कहोगे वैसा होगा इस चैनल पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खुश करने के लिए हल्के हल्के क्वेश्चन करवाए, चलो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसे प्रीवियस ईयर में लेटेस्ट पैटर्न के साथ क्वेश्चन है उन सभी को मैं करवाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भंवर धाराओं का अनुप्रयोग नहीं है? भंवर धाराओं का अनुप्रयोग कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए, प्रेरण भट्टी ये तो है, चुंबकीय ब्रेक भी होते हैं, चाल मापी भी है, परिणामी मित्र, परिणामी मित्र होता है ट्रांसफॉर्मर, ये भंवर धाराओं का अनुप्रयोग नहीं है। यही पूछा था, अनुप्रयोग नहीं कौन सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ, ट्रांसफॉर्मर्स है वो, इनका अनुप्रयोग नहीं है।
ये देखिए इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप से टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाले चालक पर बल के बारे में सही बताता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाले चालक पर बल। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है, धारावाही चालक इस प्रकार आपने रख दिया, तो ये धारावाही चालक, ये लो धारा प्रोवाइड कर देते हैं। तो धारावाही चालक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होता है, बिल साइन थीटा। ऐसे याद करवाता हूं बिल्कुल हंसी मजाक में। धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, लगने वाला बल होता है बिल साइन थीटा, BIL। तो धारा ले जाने वाले चालक पर बल है, ये बल है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, बिल्कुल इसमें लंबाई आ रहा है, लंबाई के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बताओ मेरे को। क्वेश्चन आया है तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको बताना पड़ेगा। क्यों आवेश v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B में प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल क्या होता है, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। जब भी Q आवेश v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है तब लगने वाला बल होता है QVB साइन थीटा। ध्यान रखना, जब ये लंबवत प्रवेश करता है तब क्या हो जाता है, जब भी Q आवेश v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा 90 डिग्री चेप देना, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, लगने वाला बल हो जाएगा QVB। और जब भी ये लंबवत प्रवेश करेगा तो इसका पथ होगा वर्ताकार है। पथ कैसा होगा, पथ होगा इसका वर्ताकार। अरे भाई पथ वर्ताकार होगा तो इसे वर्ताकार घुमाने के लिए जो स्थिर विद्युत की बल है QVB, यही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है mv²/r। ध्यान रखना, इसमें कुछ भी पूछे ना आपसे, कई बार वेग पूछ लेता है, त्रिज्या पूछ लेता है, तो इसी फॉर्मूले को अलग अलग r का मान पूछे तो mv/qb लिख देना, इस प्रकार कर सकते हो। वहीं पर यदि इसके साथ ही पूछ ले, यदि आवेश थीटा कोण पर प्रवेश करता है, यदि आवेश थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो इसका पथ हो जाता है कुंडलिनी या सर्पिलाकार हो जाता है। ध्यान रखना, इसमें पिच अंतराल पूछ लेता है, चूड़ी अंतराल, उसका फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कैसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन? जो विद्यार्थी यहां तक पहुंचे हैं ना मेरा सॉल्यूशन देखकर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि मेरे को पता चल जाए कि सच में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और ऐसे लेक्चर की रिक्वायरमेंट है। देखिए ये मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है, जैसा मैं आंसर आपको देता हूं ना उसी प्रकार टाइप करता हूं। हालांकि इससे मेहनत तो बहुत लग जाती है टाइप करने में, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हो ना तब मेरे को लगता है कि हाँ सच में मेहनत करने वाले बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ये वापस स्टार्ट कर देता हूँ बनाना। F इक्वल टू क्या होता है, IL क्रॉस B, और क्रॉस हटाते हो तो साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला इस प्रकार है, लेकिन मैं याद कैसे करवाता हूँ, BIL है, बिल साइन थीटा, है ना, इसको एक्सचेंज कर दो, BIL है, बिल साइन थीटा। क्लियर हुआ? तो बल सीधे समानुपाती L के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी दो पृष्ठों वाले अभिसारी लेंस के अग्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। यह जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक कितना है, इस लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस मेकर सूत्र इंपॉर्टेंट होता है। वैसे बोर्ड एग्जाम में मैं जब करवाता हूं बच्चों को तब पूरा डेरिवेशन अच्छी तरीके से करवाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन पूछता है। लेकिन आपको मैं डेरिवेशन नहीं करवाने वाला हूं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2। अब अपवर्तनांक डायरेक्ट दे रखा है 1.75, वैसे n2 1 लिखते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट अपवर्तनांक दे रखा है इसने, तो म्यू का मान रख देना -1 रख देना, 1/r1 माइनस 1/r2। r2 का मान चॉइस के स्थान पर -24 ले लेना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, कोई भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दिया, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। r1 का मान प्लस का 12, r2 का मान माइनस का 24, वैल्यू समीकरण में रखी तो हमें प्राप्त हो गया 10.4
6 6। अरे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ ही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखना क्वेश्चन को किस प्रकार फोड़ते हैं। मेरे शेर यदि मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, क्वेश्चन को देखते ही फोड़ देंगे, गारंटी है मेरी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि बंद परिपथ में कुल प्रतिरोध R के साथ धारा I प्रवाहित हो रही है, तो पास को स्थिर वेग V से खींचने पर पास में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा की दर, उष्मा ऊर्जा की दर का मतलब क्या है? शक्ति क्या होगी? अरे शक्ति P बराबर क्या होता है? हम तो जनरल फॉर्मूले से निकालते हैं। P बराबर होता है V² बटा R। P बराबर क्या होता है? V² बटा R। V के स्थान पर विद्युत वाहक बल दे रखा होता है, तो हम क्या ले लेते हैं? E² बटा R। अब विद्युत वाहक बल E कितना हो जाएगा? VBL। E बराबर क्या होता है? VBL। अरे छड़ जब गति करती है तब हमने पढ़ रखा है गतिक विद्युत वाहक बल VBL। क्लियर है? तो E के स्थान पर VBL रखो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो E का स्क्वायर है ना, V² B² L² बटा R। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? V² B² L² बटा R² दे रखा है। अपोन में तो केवल R आना चाहिए। अरे B भी नहीं होगा। जिस ऑप्शन में V² B² L² बट्टा R दे रखा ना, वही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो अभी हम कर देते बी को बेटा, R² दे रखा है यहाँ पर, है ना, इसका ध्यान रखना। देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा, R² नहीं होगा। P बराबर V² बटा R होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि बंद परिपथ में कुल प्रतिरोध R और धारा प्रवाहित हो रही है पास को स्थिर वेग V से खींचने पर, तो जब भी गतिक विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है तो लगाना है शक्ति में। क्लियर हुआ? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। P बराबर देखो E बराबर VBL होता है, VBL। देखिए स्टार्टिंग से मैं एक बार के लिए आपको सॉल्यूशन करवा ही देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। थोड़ी सी स्पीड इसीलिए तेज रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। जब किसी लूप को चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से खींचा जाता है तो विद्युत वाहक बल कितना हो जाता है? VBL। अब शक्ति P बराबर क्या होता है? V² बटा R यानी कि E² बटा R। E का मान कितना था? VBL, मान रख दिया VBL, स्क्वायर कर दिया V² B² L² बटा R। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं डाटा चेंज हो के, लेकिन हमारी तो पकड़ मजबूत हो जाएगी ताकि हम पेपर में किसी भी प्रकार की मात नहीं खाने दूंगा। बस आप चैनल को पूरा सपोर्ट करना। यदि आपने सोच लिया ना कि सर का पूरा सपोर्ट करके 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है, तो आप जरूर अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाओगे। मोटिवेशन के लिए मैं बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 640 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक पीला प्रकाश 0.8 mm चौड़ाई की फ्रिंज उत्पन्न करता है। यदि प्रकाश स्रोत 720 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के दूसरे एकवर्णी स्रोत से बदल दिया जाए और झिर्रियों के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? कहने का मतलब है फ्रिंज चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। पहले अलग फ्रिंज चौड़ाई थी और उसके बाद में फ्रिंज चौड़ाई अलग हो जाती है, तो आपको दूसरी जो फ्रिंज चौड़ाई है वो आपसे पूछिए। देखिए पहले इसने दे रखी है 0.8 mm चौड़ाई की फ्रिंज उत्पन्न होती है और β1 का मान दे रखा है और β2 का मान आपसे पूछा है। तो बीटा बराबर क्या होता है? फ्रिंज चौड़ाई लैम्डा d बटा d। क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले β1 लिख देना इस प्रकार, ये d1 बटा d, ये भी हो जाएगा 1 और यहां पर भी तरंग दैर्घ्य लिख देना। अब इसने बाकी सभी वैल्यू दे रखी है। देखो कैपिटल डी क्या होता है? कैपिटल डी होता है पर्दे से, ये जैसे पर्दा है, यहां पर पर्दा है, वहां से इन झिर्रियों के मध्य तक की दूरी ये होती है कैपिटल डी, और इन दोनों झिर्रियों के मध्य की दूरी होती है वो होती है स्मॉल डी। जैसे इसने तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान 640 नैनोमीटर दिया है। क्लियर है? लैम्डा 1 का मान कितना? 640 नैनोमीटर का पीला प्रकाश 0.8 mm फ्रिंज चौड़ाई, β1 का मान कितना दे रखा है? 0.8 mm फ्रिंज चौड़ाई उत्पन्न करता है। यदि प्रकाश स्रोत
720 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के दूसरे एकवर्णी प्रकाश। तो लेमडा 2 का मान कितना दिया है? लेमडा 2 का मान इसने 720 नैनोमीटर दे दिया है। बदल दिया जाए, लेमडा 2 का मान दे दिया और झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्रियों के बीच की दूरी का मतलब है कि स्मॉल डी वो तिगुना कर दी जाए। पहले जो झिर्रियों के बीच की दूरी थी उसका 3 गुना कर दिया जाए, 3d1 कर दिया जाए, तब आपको फ्रिंज चौड़ाई बिट्टू पूछी है। क्लियर हुआ? मान समीकरण में रखते ही हमारा प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसका मैं सॉल्यूशन आपको करवा देते हैं। बीटा का मान लेमडा डी बटा डी। क्लियर है? पहले बीटा 1 लिख दिया, लेमडा 1 डी बटा डी1। लेमडा 2 का मान इतना दे रखा था, d2 दूरी कितनी कर दी? 3 गुना d1 कर दी। क्लियर है? तो b2 निकालोगे तो लेमडा 2 डी बटा d2। d2 का मान कितना कर दिया? 3 गुना d1। लेमडा 2 का मान, d तो फिक्स था तो d को d लिख दिया। अब b2 में b1 का भाग लगा दिया। कैसे भी लगाओगे आंसर सेम ही आना है। b2 में b1 का भाग लगा दिया तो लेमडा 2 बटा लेमडा 1 d1 बटा d2 आ जाएगा। अब d2 के स्थान पर कितना है? 3d1। बाकी डाटा वैसे भी कैंसिल होना है, d1 से d1 कैंसिल हो जाएगा। b2 का मान निकालोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दोगे। क्लियर है? तो 0.3 mm आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है। किसी भी विद्यार्थी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को वापस कमेंट बॉक्स में लिख देना। अरे बिल्कुल आसान है। देखो बीटा बराबर लेमडा डी बटा डी होता है। इसने दो दिए हैं, पहले चौड़ाई दे रखी है, फ्रिंज चौड़ाई इसने दे दी, उसके बाद भी b2 का मान पूछा है, बीटा 2 का मान पूछा है। अब d तो सेम ही है और d2 का मान इसने कहा है पहले जो दूरी थी ना उसकी डबल 3 गुना कर दी, यानी कि 3d1 कर दी। लेमडा 2 का मान इसने 720 दे दिया। क्लियर हुआ? वैल्यू समीकरण में रखते ही हमें प्राप्त हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन में पूछा गया है 67.5 जूल गतिज ऊर्जा वाली किसी गेंद के संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? गेंद का द्रव्यमान इतना है तो आपको क्या लगाना है? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर क्या होता है? h अपॉन पी। पी बराबर मान निकालना है हमें। h का मान तो फिक्स है, इसने दे रखा प्लांक नियतांक का 6.63 इंटू 10 की पावर -34। भाग किसका लगाना है? p का। अब p का मान डायरेक्ट नहीं दिया है, p के बराबर क्या होता है? √2m ke। अब गतिज ऊर्जा इसने दे रखी है, डायरेक्ट गतिज ऊर्जा लिख देंगे और m का मान दे रखा है 150, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p का मान आ जाएगा, भाग लगा देंगे इसमें। क्लियर हुआ? अब देखिए ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है और यहां पर आप सॉल्यूशन देख सकते हो। कहा गया है दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लेमडा और गतिज ऊर्जा k के बीच संबंध है। लेमडा बराबर क्या होता है? h अपॉन p, p बराबर √2m ke। अब h का मान दे रखा था 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। k का मान दे रखा था 67.5 जूल। m का मान 150 ग्राम था। अरे ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हो? 1000 का भाग लगाते हो, यानी 3 संख्या के बाद 0.15 आ जाएगा। गणना करने पर p कितना आ जाएगा? √2m के। वैल्यू यहाँ पर रख दी तो p का मान हमें प्राप्त हो गया। लेमडा बराबर क्या होता है? लेमडा बराबर होता है h अपॉन पी। h का मान प्लांक नियतांक का मान रख दिया 6.63 इंटू 10 की पावर -34 बटा p का मान हमने निकाला था ना √2m के। p बराबर क्या होता है? √2m के। वैल्यू यहाँ पर रख दी तो हमें ये प्राप्त हुआ। सोल्व करने पर 1.47 इंटू 10 की पावर -34 मीटर हो जाएगा। 10 की पावर -34 मीटर 1.47। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? कैसे लगे ये भी क्वेश्चन? यदि बेहतरीन क्वेश्चन लगे और अपने भाई की मेहनत पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जो विद्यार्थी पूरा वीडियो को देखते हैं, काफी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं तो मजा ही आ जाता है उन कमेंट को पढ़कर, तुरंत रिप्लाई भी कर देता हूं मैं। देखिए आज मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज रखी है ताकि आपके क्वेश्चन भी अधिक हो जाए और समय बहुत अधिक नहीं लगे। इसीलिए यदि किसी भी स्टूडेंट्स को ज्यादा स्पीड तेज लगे या क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं आपको अलग से सोल्व करवा दूंगा। क्लियर हुआ? थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खूब मेहनत करते रहिए, जबरदस्त और बिल्कुल आसान पेपर होने वाला है आपको।